पेड़ की झाड़ियों की वजह से पेड़ के अंदर क्या चल रहा है कुछ भी स्टेज से दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे पास एक दो वॉलंटियर बीच में दौड़े दौड़े आए कि पेड़ के ऊपर कुछ हलचल हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। उस वक्त हम स्टेज से कुछ अनाउंस नहीं कर सकते थे। अगर हम स्टेज से कुछ भी अनाउंस करते तो तुरंत सारी भीड़ जो है वो पेड़ की तरफ दौड़ सकती थी। मुझे लगता है हाँ ये मेरी गलती थी, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम, लेकिन उस टाइम ये बात नहीं सूझी। मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। कोई भी दोषी है उसको फांसी लटका दो। इतने लोग ने मेरे पूत की जान नहीं बचा पाई, मेरा जीव तड़फ रहा है। मैं इतनी दुखी हूँ बेटा, मेरे लाला को ले आए देखो हमसे। माफी मांगने से क्या होगा आप ये बताइए। केजरीवाल सर ने 2 मिनट के लिए भाषण नहीं रोका। खुद मैंने देखा है मेरे भाई को टीवी में लटकते, एक तो यूं करके इशारा कर रहा है कि हो गया क्या काम। सिर्फ माफी मांगने से बात नहीं बनेगी, सोचना चाहिए कि ऐसी हालात क्यों पैदा हुए और इस रैली के अंदर इंतजामात में क्या क्या कमियां थी, क्या ठीक किया जा सकता है। उसके माफी मांगने से तो जो किसान हमारे बीच में नहीं रहा है गजेंद्र, वो तो वापस आने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी और सरकार और उनकी सरकार, दिल्ली में उनकी सरकार, इससे राजनीति करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की नींद 2 दिन बाद खुली है। पहले आपके नेता पूरा ठिकरा पुलिस पे फोड़ते आए और अब मीडिया पे फोड़ रहे हैं। मैं इसको पचा नहीं पा रहा हूँ, पूरी रात नींद नहीं आई उस दिन मेरे को, मैं इसको पचा नहीं पा रहा हूँ। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि इस मामले का जो वास्तविकता है वो सब लोगों के सामने आनी चाहिए कि हुआ क्या, कि वो किसानों के मुद्दे पर शहीद हुए हैं तो उनको दिल्ली सरकार की ओर से किसान शहीद का दर्जा दिया जाए। इससे संतुष्टि होती है क्या? जैसा जवान बेटा मरा हो, घर का कारोबार सब खत्म हो गया हो, इससे क्या संतुष्टि मिलेगी? बेटा मेरे लाल को ले आ दे, मैं उनकी औरत की न बच्चों के सबके पैर पकड़ लूँ, माफी मांग जाऊंगी। मुझसे कहो मैं भीख मांग उनकी वजह से, पर मेरा बेटा कहाँ गो। नमस्कार, मैं रविश कुमार। नई दिल्ली में आंसुओं पर सियासत हो रही है। कोई ये बता रहा है कि उसका आंसू असली है, कोई ये सवाल कर रहा है कि तुम्हारा आंसू नकली है। माफी पर सियासत हो रही है। कोई ये पूछ रहा है कि आपकी माफी 2 दिनों के जागने के बाद ही क्यों आई है, उस वक्त क्यों नहीं आई जब ये घटना घटी थी। दिल्ली के टेलीविजन चैनलों पर इस तरह की सियासत गर्म है और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि कुछ ज्यादा होने के बावजूद दोनों तरफ से पूछे जाने के लिए गंभीर सवाल हैं। चाहे वो सवाल आम आदमी पार्टी से जुड़े हों, चाहे वो सवाल बीजेपी से जुड़े हुए हों, लेकिन वो कुछ सवाल गंभीर सवाल हैं। अब मेरे पास एक विकल्प था कि इन सवालों के रौ में मैं भी बह जाऊं या फिर इन सवालों को अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी करूं और बिहार में 57 किसानों की मौत हुई है, जो तूफान आया है बिहार में, उस खबर की तरफ लौटूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जरूरी है समझना, क्योंकि जिस जगह पर मैं आया हूं, उत्तर प्रदेश के जिस जगह पर, वहां आने में दिल्ली से ये दूरी तय करने में 3-3.5 घंटे लग गए और अंधेरे की जिस सुरंगों से हमने ये रास्ता तय किया है, ये हकीकत हम जानते हैं और कई बार हमने तय किया है, लेकिन फिर भी आपको बताना बहुत जरूरी है। जो मुंबई और दिल्ली के स्ट्रीट लाइट वाले शहरों में रहते हैं, उसकी तुलना में ये शहर कितने अंधेरे से डूबा हुआ है। बुलंदशहर का ये काहिरा गांव है, यहाँ तक आने के लिए 4-4 लड़के बाइक से रास्ता बताते हुए हमें लेकर आए, वरना हम आज गूगल मैप के जरिए भी नहीं पहुंच सकते थे। तो ये आपका हिंदुस्तान है, यहाँ से इसको सुपर पावर होना है, यहाँ से इसको स्मार्ट सिटी में बदल जाना है, ये इसकी हकीकत है। एक लड़की ने बताया कि वो रात को पढ़ाई नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है। इसके अलावा मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि जब ये रिपोर्टिंग करते हुए कई मित्रों ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो आप अपनी नजर से देख रहे हैं, एक दूसरी नजर है। किसान जिस तकलीफ से गुजर रहा है उसको आप बयां तो कर रहे हैं पर महसूस नहीं कर पा रहे। हमारे एक मित्र हैं गिरीन्द्र नाथ झा, जो दिल्ली की जिंदगी छोड़कर पूर्णिया में खेती करने का उन्होंने एक फैसला लिया। गिरीन्द्र का ये फैसला बहुत मुश्किल था। वो हमारे मित्र हैं और हमने एक डिस्क्लेमर भी है कि हम एक किताब लिख रहे हैं जिसकी श्रृंखला में एक लेखक वो भी हैं। लेकिन गिरीन्द्र इस बात से परेशान थे कि जो बात दिल्ली में हो रही है और जो पत्रकार सही नीयत से भी कह रहे हैं
और जो वो भुगत रहे हैं उसमें बहुत का फासला है। तब भी है जब आप सही नीयत से उसे पेश कर रहे हैं। हमने गिरीन्द्र नाथ झा से एक गुजारिश की कि वो एक ब्लॉग लिखें। उन्होंने आप दर्शकों के लिए एक ब्लॉग लिखा है और हम चाहते हैं कि रिपोर्ट को साइड में रखिए और गिरीन्द्र नाथ झा को सुनिए कि वो एक किसान के तौर पर क्या कह रहे हैं जब उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। इसमें कुछ तस्वीरें गिरीन्द्र की भेजी हुई हैं, कुछ तस्वीरें आलोक पांडे हमारे जो सहयोगी पूर्णिया में सफर कर रहे थे उनकी वीडियो तस्वीरें हैं। इन सबको मिलाकर आवाज मेरी है, यही एक कमी रह गई है कि मेरी आवाज से, लेकिन लिखा हुआ है गिरीन्द्र नाथ झा का, कुछ भी एडिट नहीं किया, जैसा उन्होंने भेजा है वैसा ही मेरी आवाज में। इसे आप देखिए कि शौर्यलिपि सेन गुप्ता ने कैसा इसे एडिट किया। लेकिन हम आप दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि काहिरा गांव के लोगों से बात करने से पहले इस वीडियो ब्लॉग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं गिरीन्द्र 2 साल पहले तक दिल्ली और कानपुर में खबरों की दुनिया में रमा रहने वाला एक शख्स, जिसके लिए खबर की दुनिया ही रोजी रोटी थी, लेकिन उसके भीतर अपना एक गांव था जिसमें रेणु की एक बस्ती थी, उनका मैला आंचल था, परती परी कथा थी। उसी गांव ने मुझे महानगरीय जीवन से कोसों दूर अपनी परती जमीन की ओर ले जाने का काम किया और पेशे से पत्रकार गिरीन्द्र पहुंच गया सूबा बिहार के पूर्णिया जिला, अपने गांव घर। वही पूर्णिया जिला जो इन दिनों तूफान की तबाही के कारण आप लोगों के जहन में है, जहां के बारे में फणीश्वर नाथ रेणु कहते थे, आवरण देवे पटुआ पेट भरन देवे धान, पूर्णिया के बसैया रहे चदरवा तान। यह सब एक झटके में नहीं हुआ था, इसके पीछे मन से हमने 5 साल तक लड़ाई लड़ी, तब जाकर मन राजी हुआ गांव लौटने के लिए। अब तो किसानी करते हुए 2 साल हो गए हैं, मतलब कुल जमा 730 दिन। गिनती के इन दिनों में हमने ढेर सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन साल 2015 मेरे जैसे किसानी कर रहे लोगों की परीक्षा ले रहा है। मार्च के अंत में हमने बिन मौसम बारिश का तांडव देखा, गेहूं और सरसों की फसलों को आंखों के सामने तबाह होते देखा। लेकिन पिछले मंगलवार को 21 अप्रैल को प्रकृति की मार ने हमारी रही सही कमर भी तोड़ दी है। तूफान की चपेट में हमने सब कुछ गंवा दिया। मक्का की फसल चौपट हो गई है। कहते हैं कि पूर्णिया जिले में घास फूस के घर में रहने वाला किसान मक्का की फसल से पक्का मकान का सफर तय करते हैं। खूब आमदनी होती है इसकी खेती से, लेकिन वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। मंगल की रात आधे घंटे का तूफान हमारी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जिसके आगे धूप अंधेरा है। पिछले 4 दिनों से बिजली हमसे दूर है। बिजली जो रोशनी देती है वह भी हमसे दूर हो गई है। पता नहीं किसान की किस्मत का गणित जोड़ घटाव करते हुए कैसे सब कुछ बांट देता है। गणित के उस सवाल की तरह जिसमें भाग करते हुए हमारे हिस्से में केवल 0 ही नसीब होता है। शायद यही जीवन है। किसानी करते हुए हमने जीवन का इतना उलझा गणित नहीं देखा था। कल तक जिस खेत में मक्के का जवान पौधा अपनी जवानी पर इठला रहा था, उसे हमने अपनी नजरों के आगे धरती मैया के गोद में रोते बिलखते देखा। खेती करते हुए हमने जाना कि हर फसल हमारे लिए संतान है। धान मेरे लिए बेटी की तरह है तो मक्का मेरा बेटा है जो मुझे साल भर का राशन पानी देता है। उस मक्के को जब मैंने खेत में लुढ़ के देखा तो मन के सारे तार एक साथ टूट गए। प्रकृति की बदौलत दौलत बनाते हैं तो उसी की बदौलत दौलत को पानी में बहते भी देखते हैं। गांव की सुलेखा काकी का आंगन मंगल की रात तबाह हो गया है। आंगन के चूल्हे में रात में रोटी पकी थी, दूध उबला था। खाने के बाद सब जब सोने गए तभी हवा का जोर बारिश के संग तबाही की पटकथा लिखकर आ चुका था और आंगन घर सब कुछ उड़ाते हुए निकल गया और छोड़ दिया सुलेखा काकी को बस रोने के लिए। सूबे के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखकर निकल लिए। मुआवजा की मौखिक बारिश करते हुए वे शांत चित्त मुद्रा में अखबारों चैनलों पर अवतरित हुए, लेकिन सुलेखा काकी जैसे लोगों का दुख बांटने जमीन पर कोई नहीं आना चाहता है। गांव के अलाउद्दीन चाचा कहते हैं, तुम तो खेती किसानी करते हुए लिखते पढ़ते भी हो ना, तब तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सूबे में चुनाव होने वाले हैं। अब तो तूफान भी सियासी करने वालों के लिए वक्त पर आने लगा है। इतना कहने के बाद चचा की आंखें भर आई और वे मुझे अपनी बसबट्टी दिखाने लगे
जहां बांस उखड़े पड़े हैं। किसानी करते हुए हम सुनहरे भविष्य का सपना देखते रहते हैं। फसल बेचकर जीवन की गाड़ी को और आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। देखिए ना, इस बार उम्मीद थी कि फसल अच्छी होगी तो बाबूजी को एक बार फिर दिल्ली ले जाएंगे, वहां किसी अनुभवी न्यूरोसर्जन से दिखाएंगे, इस आशा के साथ कि वे फिर खड़े हो जाएं और मुझे समझाएं कि फला खेत में आलू लगाना तो पूरब के खेत में गर्मा धान लगा देना। बाबूजी की तबीयत को लेकर मैं खुद को एक भ्रम में रखता आया हूं, इस आशा के साथ कि वे ठीक हो जाएंगे। पिछले 2 साल से मक्का की फसल मेरे उस भ्रम को मजबूत करता रहा है, लेकिन इस बार वो भ्रम टूट गया। ये अनुभव केवल मेरा नहीं है, बल्कि मेरे जैसे सैकड़ों किसानों का होगा, जिसने इस बार तूफान की तबाही को भोगा है। कल रात रेडियो पर सुना कि लोकसभा में शून्यकाल के दौरान संसद में तूफान से हुई तबाही का मुद्दा छाया रहा। मेरे जैसे किसान की गुजारिश बस इतनी है कि किसानी मुद्दे को राजनीति की किताब का कवर पेज ना बनाया जाए। पूर्णिया और प्रभावित जिले के किसानों तक सहायता पहुंचे। उस किसान के बारे में दिल्ली में बैठे लोग सोचने की कोशिश करें जिनके घर में मातम फैला है। उन घरों के बारे में सोचें जहां की छत हवा में उड़कर कहीं दूर चली गई है और बिलखते बच्चे धूप में रो रहे हैं। ये सब आंखों से देख रहा हूं। कैमरे का लेंस तस्वीरें लेने से मना कर रहा है। मन के भीतर बैठा खुद का संपादक दुख की मार्केटिंग करने से मना कर रहा है। वो कहता है शब्दों के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाओ। शब्द की ताकत ऐसी होती है कि वह दिल को छू लेता है। मन की बात सुनकर मैं सहम जाता हूं और एक नजर फिर अपने खेत की ओर देता हूं और फिर मुड़कर बिछावन पर लेटे बाबूजी को देखने लगता हूं। सोचता हूं कि यदि वे ठीक रहते तो मुझे समझाते, डरो मत, लड़ो। किसानी करते हुए लड़ना पड़ता है। और फिर वे कुछ मुहावरा सुनाते और कहते कि जाओ, घूमो और तबाही के मंजर को महसूस करो ताकि तुम्हें अपना दुख कम दिखने लगे, क्योंकि तुमसे भी ज्यादा क्षति और लोगों की हुई है। किसानी करते हुए खुद का दुख मैं शब्दों के जरिए बयां करता हूं। इस बार की तबाही मुझे सुखर कर रही है। तबाही का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। किसानों के मुद्दों से राजनीति की रोटी सेंकने वाले लोगों से भी डर लग रहा है। मुआवजा का बंदरबाट होना अभी बाकी है। लोगों तक मुआवजे की राशि कब पहुंचेगी या कितनी पहुंचेगी, ये भी एक कहानी होगी। हम सब उस कथा के चरित्र होंगे जिससे बाद में हर कोई हमें बुला देगा। लेकिन याद रखिए, रोटी के लिए गेहूं, चावल के लिए धान और मल्टीप्लेक्स में आपके पॉपकॉर्न के लिए मक्का हम सभी उपजाते हैं। यदि एक आंधी हमें बर्बाद कर सकती है तो याद रखिए, एक अच्छा मानसून हमें बम्पर फसल भी देगा। हम हार नहीं मानेंगे। हम जानते हैं कि हमारे हाथ में केवल बीज बोना है। फसल की नियति प्रकृति के हाथों में है। आंधी और बारिश की मार से हम नहीं हार मानेंगे। सरकारी मुआवजा हमारे बैंक खातों में कब पहुंचेगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगली फसल के लिए हमें खूब मेहनत करनी है। मौसम की मार सहने के बाद हिम्मत जुटाकर फिर से खेतों में लग जाना है, केवल अपने और परिवार के पेट के लिए नहीं, बल्कि आप सबों के डाइनिंग टेबल के लिए भी। गिरीन्द्रनाथ झा की नज़र से, पहली नज़र से, किसान की पहली नज़र से आपने ये वृतांत सुना। अब आप ही फैसला कीजिए कि मुझे आज के दिन क्या करना चाहिए था। एक किसान की आवाज़ आप तक पहुंचानी चाहिए थी, या दिल्ली में किसी मुख्यमंत्री के नाटकीय माफ़ी या किसी उसके सचिव के या प्रवक्ता के नाटकीय या स्वाभाविक आंसुओं पर बहस करनी चाहिए थी। वो सवाल भी जायज़ हैं, लेकिन हमारे किसान जैसे ही आप दिल्ली की चकाचौंध को छोड़ते हैं, जैसे ही आप ट्विटर पर भड़ास निकालने की प्रवृत्ति की बहसों से जूझते हुए उसके दबाव से, जिस दबाव से आज भी मैं गुजरा कि मुझे गिरिंद्र के इस ब्लॉग को न दिखाकर इस जगह पर बहस करनी चाहिए थी, उस दबाव से गुजरते हुए जैसे ही आप किसी गांव की तरफ रुख करते हैं, आपको वो हकीकत नजर आती है जिससे बताने में दुख भी होता है कि हम कितना उघाड़ें अपने सरकारों को, कितना बुरा कहें अपने नेताओं को और कितना बुरा कहें अपने मंत्रियों को। कुछ होता तो दिखाई देता नहीं है। दावे में, दलीलों में सब एक दूसरे को हरा देते हैं और बीच में पंच बनकर मैं उनका एक छोटा मोटा फैसला जज बना रहता हूँ। काहिरा बुलंदशहर का एक गांव है, मिस्र की राजधानी काहिरा, और बुलंदशहर यूपी के बुलंदशहर का एक गांव काहिरा। आया तो ये गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, और ये किसान हमारे साथ बैठे हैं जो बताएंगे कि सर्वे की हकीकत क्या है,
मुआवजे की हकीकत क्या है और इनकी अपनी तकलीफ क्या है, फिर आप दिल्ली में ट्विटर हैंडल पे उन सारी टिप्पणियों को भी देख लीजिएगा जो इस वक्त घट रही होंगी, हो रही होंगी। आपका नाम सर? सर यज्ञेश शर्मा। यज्ञेश शर्मा जी। अच्छा शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए कि आप बैठे रहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपके गांव में बिजली कभी आती भी है कि नहीं आती? पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। सर आती है 2 घंटा करीब। 2 घंटा दिन में आती है? 1.5-2 घंटा बस। 1.5-2 घंटा आती है, मतलब कनेक्शन है ना? हाँ। सरकार ये बता सकती है महानगर के लोगों को कि इतने गांव में विद्युतीकरण हो चुका है, मगर बिजली 24 घंटे नहीं, सिर्फ 2 घंटा। 2 घंटे आती है, ठीक है। तो जाहिर है, जैसे एक लड़की ने शुरू में कहा कि रात में पढ़ाई नहीं हो पाती है, जिसके घर इन्वर्टर है वो हो पाता होगा। तो शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि आप प्रॉपर खेती करते हैं या खेती के अलावा कहीं और मजदूरी भी करता हूँ सर। आप मजदूरी भी करते हैं? जी। और कितने एकड़ खेत में आपने क्या बोया था? सर गेहूं बोए थे। गेहूं बोए? हाँ। और पूरा गेहूं बर्बाद हुआ या कुछ बर्बाद हुआ? सर करीब 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा गेहूं खराब हो गया। तो शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि मुआवजा तो हमें सरकारों ने यही बताया है कि इसलिए मिलने में देर हो रही है कि सर्वे का काम चल रहा है और सर्वे का काम बहुत जटिल होता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके गांव में ये सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है? सर मेरे से तो जानकारी में नहीं है, लेकिन 1-2 लोगों का अगर हुआ है तो हुआ है, वरना बाकी 95% किसी का नहीं हुआ है सर्वे। और न ही लोगों को खेतों पे गया, किसी ने आपस में कोई जानकारी दे दी है कि भाई क्या हुआ है, ये तो हो सकता है, बाकी अन्यथा यहाँ कोई भी सर्वे नहीं हुआ है। यहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ। आपके गाँव में आप क्या? मेरा नाम जगबीर सिंह लोधी। हाँ। मैं भी ग्राम कहाईरा से हूँ। हाँ। लेकिन सर्वे के बारे में जो सर्वे अगर तो गए हैं वो चुपचाप किसी के खेत पे चले गए हैं या किसी के साथ चले गए हैं। कोई भी किसान को नॉलेज नहीं है किसी का सर्वे हो रहा है या कुछ हो रहा है। कोई बिल्कुल औपचारिकता पूरी नहीं है, ना कोई जानकारी मिली है। और आपका जी? मेरा भी यही कहना है कि यहाँ सर्वे किसी ढंग से नहीं हुआ जो होना चाहिए एक तरफ से, और जिसने भी किसी एक आदमी ने बता दिया कि मेरा गेहूं देख लो, उसका देख लिया, बाकी किसी का नहीं देखा। क्या ऐसा होता है, जैसा हमने कई लोगों से सुना है, मनीष थोड़ा सा, हाँ, क्या ऐसा होता है कि ये जो पटवारी या नायब तहसीलदार जो सर्वे करने आते हैं, किसी बड़े मजबूत आदमी के पास, पहुंच वाले आदमी के पास पहुंचते हैं? यही होता है? यही होता है। क्या आप बताएं? ये ऐसा है कि पटवारी और सहायक, हाँ, दांत ठीक कर लीजिए। हाँ, ये सहायक जो आते हैं, देश की भी वही हालत है जो आपके दांत की है। चलिए ना, ये सहायक वगैरह जो आते हैं, हाँ, ये एक मेन जगह जैसे प्रधान है या उससे छोटे कोई नहीं है, उनके पास बैठ जाते हैं और वो अपने अपने आदमियों के नाम लिखवा देते हैं। तो आप लोगों को पता तो चल जाता होगा? मैं पता, ये बताइए जी कि हम जंगल में काम कर रहे हैं या गांव में कोई मुरारी नहीं होती है, कोई आवाज नहीं होती है कि आज पटवारी आ रहे हैं या सहायक किसान सहायक आ रहे हैं। अभी आज पंचायत दिवस है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी पंचायत की। आप क्या कह रहे थे? जो सवाल मैंने पूछा बड़े लोगों वाली बात तो हाँ, वह बैठे रहिए, खड़े हो जाइए। ऐसा है, गांव में जो स्कीम का, किसी भी स्कीम का जो लाभ मिलता है, हाँ, वो प्रधान के जो नजदीकी लोग होते हैं, ये बात, हाँ, उन्हें मिलता है। पहले सूचना प्रधान को मिलेगी। वो प्रधान क्या करता है, कोई भी प्रधान प्रेजेंट का प्रधान है या पूर्व प्रधान है, 2 लोगों को पकड़ते हैं वो लोग कि प्रेजेंट वाले को भी वो 2-4 लोगों को, 10-5 लोगों को बुलाएगा चुपचाप और उनका नाम लिखवा देगा। सेकंड में पकड़ लेते हैं जो पुराना प्रधान होता है। बाकी लोग गांव में रहते नहीं है, 2 ही लोग रहते हैं ज्यादातर यहाँ, बड़े लोग। उनके पास 10 प्रधानों को तो आप भी जिताते हैं, तो आप हाँ जिताते हैं, संबंध रहता होगा ना? संबंध तो रहता है, जिताते तो हम बड़ी गवर्नमेंट को भी है, वो भी भूल जाती है हमें। बीजेपी को भी जिताया हमने, उसने भी आज तक नहीं देखा कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पे ब्लॉक से जो भी योजना आती है वो प्रधान के पास आएगी। जो विशेष किसान सहायक जो होता है यहाँ, वो किसी को नहीं बताता, उसका जातिवादी समीकरण चलता है। वो पंडित है और पंडितों को ही देता है वो 2-4 लोगों को, बाकी ये गांव। हाँ, ठीक है। आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, आज आप टीवी का ये प्राइम टाइम का जो है ना टाइम आप लोग खाइए, ठीक है? आप जो कह रहे हैं कि जिताते हम प्रधान को है, जिताए तो हमने जो है बीजेपी को भी है, और बहुत अपेक्षा करी हमने सरकार से। पूरे सीजन हमको किसानों को यूरिया तक नहीं मिला, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। किसान तो पिछले धान का कोई उचित मूल्य नहीं मिला, अब गेहूं की फसल बर्बाद, खाद की कोई सुविधा नहीं। आखिर होना क्या है किसान का? ये
दिन पर दिन डूबता जा रहा है। सरमाएदारों की सरकार बना दी हमने ये सोच के कि मोदी हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हमारे तो और बुरे दिन आ गए। एक बात यहाँ पर आप दर्शकों को मैं बताता हूँ कि ये थोड़ा कैमरे लाइट वाइट का थोड़ा ये सब चलता रहता है, तो इसको आप इग्नोर कीजिए, बात सुनिए कि क्या कह रहे हैं। बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि पंचायतों को जितना पैसा गया है, वो अगर वही पैसा गांव में लग गया होता तो उसकी सूरत बदल गई होती। लेकिन आपने देखा कि एक पटवारी या नायब तहसीलदार आता है तो सबसे पहले प्रधान का नेक्सस आपको समझना बहुत जरूरी है कि वो प्रधान अपने खास लोगों का सर्वे कराता है, उसके घर बैठता है नायब तहसीलदार, पटवारी हमने सुना है मीट भात खाता है, अपना चला जाता है। प्रेमचंद की कहानियों में भी आपने देखा होगा, नागार्जुन और रेणु की कहानियों में भी आपने सुना होगा, वो खा पी के चला जाता है, उनका सर्वे कर देता है। ये भी हमने सुना है कि वो ज्यादा नुकसान का ज्यादा प्रतिशत उन पहुंच वाले लोगों का बताता है, आप लोगों का कम बताता है। सही ऐसा हो कि हमारे यहाँ किसी जितने लोग भी बैठे किसी को कोई सूचना नहीं, किसी के खेत पे नहीं गए, ये पटवारी वगैरह प्रधान के पास बैठ जाते हैं आके और वहीं से उनके चहेतों को उनके नाम लिख लेते हैं और कहते हैं तुम जाओ।